अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ इस जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन अब यही जंग उनके लिए चुनौती बनती जा रही है। टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद भी ईरान जिस तरीके से लगातार एक्टिव है, वो साफ इशारा है कि इस लड़ाई को आसान समझना ट्रंप और नेतन्याहू के लिए एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ईरान बदले की आग में जल रहा है और अपने साथ जला रहा है कई और देशों को। इसीलिए एक बार फिर ईरान ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर जबरदस्त हमले किए हैं और दुनिया को बता दिया है कि ईरान ना रुकेगा और ना ही झुकेगा, क्योंकि ये है ईरान का फाइनल इंतकाम, जो खाड़ी में लाया है तबाही का पैगाम। נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו. الله أكبر. וואל. Make a lane! क्या ईरान पर हमला अमेरिका इजराइल पर भारी पड़ गया? נפילות, אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? क्या ईरान की ताकत भांपने में सुपर पावर से गलती हो गई? We have to go. Okay. Inside now. איפה? וואו. זה ממש נופל פה. ये भाई सनैया में अल्लाह अकबर। चुनौतियों के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए अमेरिका और इजराइल? וואל. Oh shit! फरवरी 2026 के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो रणनीति साफ थी, सीधे सिर पर वार। इसे कहा गया डिकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी टॉप लीडरशिप को खत्म करके पूरे सिस्टम को बंद कर देना। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई से लेकर लारिजानी तक, IRGC के बड़े कमांडर्स तक एक के बाद एक निशाने पर शुरुआती हमले में ही ईरान की कमांड चेन को खत्म करने की कोशिश की गई। टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद वॉशिंगटन और तेल अवीव को लगा कि ये जंग अब जल्द खत्म हो जाएगी। Make a lane! लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब ईरान के लीडरशिप पर इतने बड़े हमले के बाद भी ईरान ठहरा नहीं, रुका नहीं। अटैक और भीषण और घातक होते गए और जंग में आखिरी रात वो कयामत की रात थी जिसने पूरी खाड़ी को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल ने ईरान की ऐसी नस दबाई, खाड़ी में मच गई तबाही। ईरान के बदले की भीषण आग, 9 मुल्क में राख ही राख। ड्रोन, मिसाइल, क्लस्टर बम, ईरान को कैसे रोक पाएंगे ट्रंप? एक ही रात में ईरान ने खाड़ी के 9 देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए, क्योंकि पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस प्लांट पर अटैक किया।
तो ईरान ने इंतकाम लेने में जरा भी देरी नहीं लगाई। זה ממש נופל פה. כן, זה ממש קרוב. इसराइल क्लस्टर बम दागे। कतर में रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया। यूएई पर 13 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सऊदी के रियाद को धुआं धुआं कर दिया। Oh my God! अब यार बाकी रहो। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें मारी। बहरीन में यूएस की 5वीं फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक। ओमान में इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन मारे। נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इराक में यूएस एम्बेसी पर ड्रोन बरसाए। ईरान ने अपने गैस प्लांट पर हमले का सबसे बड़ा बदला कतर के रास लाफान गैस प्लांट को तबाह करके लिया। ईरान के मिसाइल हमले से कतर के गैस प्लांट में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। कतर एनर्जी ने प्लांट में अपने प्रोडक्शन को रोक दिया। रास लाफान में कतर के सबसे बड़े एनर्जी प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद इलाके को खाली करवा लिया गया। ईरान ने रास लाफान पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। कतर के मुताबिक 5 में से 4 मिसाइलों को रोक लिया गया, लेकिन एक मिसाइल गिरने से यहां की गैस फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। ईरान के बारूदी बदले का बवंडर पूरे मिडिल ईस्ट में दिख रहा। ईरान ने सऊदी अरब के रियाद में एक अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया। हमले के बाद पूरा इलाका आग का गोला बन गया। Oh shit! सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने रियाद की ओर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। איפה? जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस दौरान एक मिसाइल का मलबा शहर के साउथ में एक रिफाइनरी के पास गिरा। זה ממש נופל פה. वहीं दूसरी मिसाइल का मलबा एक रिहायशी इमारत पर गिरा। ईरान को इंतकाम इजराइल और अमेरिका से लेना। सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलें भी इजराइल में तांडव कर रही हैं। Oh shit! खाड़ी के बाकी देशों पर हमले की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बरस रहे क्लस्टर बमों की तस्वीर देख लीजिए। ईरान ने इजराइल पर 10 क्लस्टर बमों से हमला किया। क्लस्टर बमों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע?
ईरान इसराइल के खिलाफ क्लस्टर बम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम हवा में ही दर्जनों छोटे छोटे बमों में बंट जाते हैं, जिससे एक बड़े एरिया में एक साथ हमला किया जा सकता है। ईरान की एक ही मिसाइल में करीब 80 वॉरहेड्स तक हो सकते हैं, जो बड़े ठिकानों को बर्बाद करने की कैपेसिटी रखते हैं। נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी क्लस्टर बमों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। 17 मार्च 2026 को ईरान की सेना और IRGC ने इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के सेंटर्स पर विस्फोटक ड्रोन से हमला करने का दावा किया। यह सेंटर आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए अहम है। इससे पहले 15 मार्च 2026 को हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजराइल के किरियात क्षेत्र में राफेल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर रॉकेट की बौछार करने का दावा किया था। देखिए, ईरान के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और वो बड़े ही एक नीतिबद्ध तरीके से अमेरिकन और इजरायली टारगेट्स को एंगेज कर रहा है। उसका जो फायर है आज की डेट में तल अवीव में काफी इफेक्टिव, काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। और जिस तरीके से उसने कतर में देखिए ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया, गैस स्टेशन को टारगेट किया, वो अपने आप में दिखाता है कि ईरान की अभी जो शक्ति है वो खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने तमाम तरीके का वहां डिस्ट्रक्शन कर रखा है, सारे के सारे प्रदेशों में, शहरों में एक तरीके की तबाही मचा रखी है। लेकिन जो ईरान है वो अकेले दम पे आज की डेट में अमेरिका और इजराइल के टारगेट को एंगेज कर रहा है। और अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल को तो कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब अगर किसी ने भी ईरानी ऊर्जा संरचना पर हमला किया तो ईरान मध्य पूर्व की सभी ऊर्जा संरचना को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। ईरान की सेना के संचालन कमांड खाताम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने यह भी कहा है कि हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि ईरान की ऊर्जा अवसंरचना पर हमला करके आपने एक बड़ी गलती की। ईरान को युद्ध को तेल सुविधाओं तक ले जाने या मित्र और पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन अब ईरान ने युद्ध का एक नया चरण शुरू कर दिया। यदि ईरान के तेल और गैस संयंत्र पर दोहराए गए तो अमेरिका और उसके सहयोगियों की ऊर्जा संरचनाओं पर अगले हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनका पूर्ण विनाश न हो जाए। साफ है, ईरान ने ठान लिया है कि वो तो हम तो डूबेंगे ही, साथ ही साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इजराइल पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक, जिसके लिए ईरान पूरी ताकत लगा रहा है। इजराइल में साउथ से लेकर सेंट्रल तक ईरान तबाही मचा रहा है। तेल अवीव से लेकर हाइफा, वीरशेबा, रामत खान और होलोन इलाकों में ईरान के सबसे ज्यादा हमले हुए। ईरान अकेले ही जिस तरह से जवाबी कार्रवाई तेज कर रहा है, मिसाइल बैराज एक के बाद एक ड्रोन हमले लगातार, पहली बार सेजिल जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, तेल अवीव, यरूशलेम और आसपास के इन धमाकों से थर्रा उठी। נפילות קשות בנבטים, שומע? We have to go. Okay. Inside now. यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक संदेश था कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान की युद्ध क्षमता जिंदा है। जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। इराक, बहरीन और खाड़ी के दूसरे हिस्सों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। समुद्र में जहाजों को निशाना बनाया गया, बिल्कुल 1980 के दशक के टैंकर वॉर की तरह। वहीं हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल पर रोजाना रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए यह जंग आसान नहीं रही। क्योंकि ये जंग अब सिर्फ एक फ्रंट की लड़ाई नहीं रही, बल्कि मल्टी फ्रंट की जंग बन चुकी है और हर मोर्चे पर दबाव बढ़ चुका है।
एक तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता अब भी एक्टिव है। लगातार बैराज इजराइल की एयर डिफेंस को थका रहे हैं। आयरन डोम और एरो सिस्टम पर इतना दबाव है कि इंटरसेप्टर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं और उन्हें फिर से भरने में महीनों लग सकते हैं। दूसरी तरफ हार्मोज स्ट्रेट का संकट इस जंग को ग्लोबल बना चुका। तेल की सप्लाई प्रभावित है, कीमतें बढ़ी हुई और दुनिया की बड़ी ताकतें खुलकर आने से हिचक रही। यानी सैन्य लड़ाई के साथ साथ एक आर्थिक जंग भी शुरू हो चुकी है। एक दबाव प्रॉक्सी वॉर का भी है। लेबनान, इराक और खाड़ी में फैले ईरान समर्थित ग्रुप्स इस जंग को मल्टी फ्रंट जंग बना चुके हैं। हर दिन नए हमले, नई चुनौती। ये जंग जितनी लंबी खिंचती जा रही उतना ही अमेरिका और इजराइल पर सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। और सबसे अहम यह है कि रजीम चेंज का सपना पाले अमेरिका और इजराइल अभी भी अपने मकसद से दूर है। युद्ध का अंत मैं मानता हूं कि ईरान ही करेगा। ईरान ने बोला है कि उसे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, उसे सीज फायर नहीं चाहिए। लिहाजा अब अमेरिका और इजराइल को सोचना पड़ेगा कि इस युद्ध का अंत कैसे करें, क्योंकि ईरान उनके शर्तों पे युद्ध विराम के लिए नहीं जाना चाहता है। उसने अपनी शर्तें रखी हैं, वो शर्तें अमेरिका या इजराइल या तो माने, अगर नहीं मानते हैं तो ईरान इसी तरीके से मिसाइल, ड्रोन द्वारा अटैक करता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा। अब अमेरिका को सोचना है कि वो अंत कैसे करे युद्ध का। नौबत आ चुकी है कि ये जंग अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया को अपने चपेट में ले रही। अमेरिकी सैनिकों को नुकसान, क्षेत्रीय तनाव चरम पर और हर दिन नए एस्केलेशन का खतरा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ लीडरशिप को खत्म करने से कोई देश हार जाता है या फिर ये जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम इसे और खतरनाक बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।